तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर इक्विटी। इंडिया Indian Accounting Standard (IND-AS) require company to present a statement of change in shareholder equity to show the impact of various transactions on various components of shareholder equity. The following exhibits show the statement as presented by Bharti Airtel in annual report of 2019. 2019। तो ये शेयर होल्डर्स के स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको एक बार रीड कर सकते हैं अपन। फिर होता है बेसिक ऑफ कैश फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेटिंग कैश इज क्रिटिकल फॉर फर्म लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। Profit and loss statement and balance sheet do not focus on cash flow since accounting is on accrual basis. प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कैश फ्लो को ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। Under accrual basis, income is recognized when it is earned rather than when it is received. Similarly, expense are recognized when it is incurred rather than when it is paid. जब ये incurred होता है तब इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, रिसीव करने वाले को नहीं, यानी कि एक्चुअल बेसिस में। दिस क्रिएट डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शोन एंड एक्चुअल कैश फ्लो जनरेटेड। लेट अस, इसमें एक एग्जांपल से बताया, इफ बिजनेस डज ऑल कैश परचेस ऑफ ₹80,000, कैश सेल ऑफ 1 लाख, दिस वुड बी प्रॉफिट ऑफ 20,000। Business would able to touch cash as money has already come in. However, think of business where purchase is done on cash and sale is done on credit. ठीक है, अपन ने कैश में खरीदा लेकिन जो सेल किया वो उधार पे, क्रेडिट पे। तो पीएलएन प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वुड शो प्रॉफिट ऑफ 20,000, बट फैक्ट क्या है, देयर इज नो मनी। इनडीड बिजनेस इज नॉट एबल टू कलेक्ट द ड्यू फ्रॉम इट्स कस्टमर। तो अपन ने जो परचेस किया वो नगद में किया, लेकिन जो अपन ने सेल किया वो उधार पे किया। तो अपन को प्रॉफिट तो दिख रहा है लेकिन रियल में उतने पैसे अपने को मिले नहीं है, तो देयर विल बी नो प्रॉफिट। इवन द कैपिटल ऑफ कंपनी 80,000 इज लाइकली टू बी लॉस्ट। यानी कि टोटल अपने को कलेक्ट कितना करना है, 1 लाख रुपीज कस्टमर से, जो अपन ने उधार में दिया है। Therefore, along with profit loss statement and balance sheet, the cash flow generate a business also need to be assessed. In absence of cash, while there may be profit, there would be more paper profit, not real. तो ये पेपर में प्रॉफिट दिख रहा है, रियल में ऐसा प्रॉफिट नहीं हुआ है। To understand the concept further, there are cash inflow and cash outflow in every business. ठीक है, किसी भी बिजनेस में कैश इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है। मनी कम इन्स एंड मनीज गोज आउट। फॉर सिंप्लिसिटी अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कैश फ्लो आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। 3 टाइप से कैश फ्लो को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला याद रखिएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये याद रखिएगा, ये आता है कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। इनकमिंग कैश इज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग कैश इज निगेटिव। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जो इनकमिंग कैश आ रहा है वो पॉजिटिव है और आउटगोइंग जो है वो निगेटिव। द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑपरेटिंग कैश फ्लो नंबर बाय एडिंग बैक नॉन कैश एक्सपेंडिचर सच एज डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एंड चेंज इन अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल। ठीक है, सेकेंड है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, कैश इसमें किसमें बताता है, ये कैश फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ असेट्स। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम में। बाइंग असेट्स इज निगेटिव कैश फ्लो। जब अपन कोई असेट्स को बाय करते हैं तो निगेटिव कैश फ्लो में आता है, लेकिन जब अपन किसी असेट्स को सेल करते हैं तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिनेंशियल कैश फ्लो, कैश फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ लाइबिलिटी, जैसे बोरोइंग मनी
और इशूइंग एक्सपेंडिंग इक्विटी इज पॉजिटिव कैश फ्लो। जैसे अपन किसी से उधार ले रहे हैं पैसा, एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो है। और रिडीम कर रहे हैं डेट और इक्विटी को, तो वो निगेटिव कैश फ्लो है। तो ये हो गया फिनेंसिंग कैश फ्लो के आइटम्स। द फॉलोइंग एग्जिबिट रिप्रोड्यूस कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ भारती। तो ये एनुअल रिपोर्ट भारती एयरटेल का इसमें एग्जांपल में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, इस बैलेंस शीट में इफ बिजनेस इज कंटिन्यू रनिंग निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर सेवरल ईयर। अगर कोई बिजनेस है जिसमें निगेटिव कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कुछ सालों से, तो उसमें क्या है, देयर इज अ अलार्मिंग सिग्नल ऑफ रिस्क। निगेटिव कैश फ्लो है यानी कि उसमें कोई ना कोई रिस्क है। अ बिजनेस विच इज कंटिन्यूअसली रनिंग निगेटिव ऑपरेशन कैश फ्लो वुड नीड कंटिन्यूअस डोज ऑफ स्टिमुलस इन टर्म ऑफ कैश। निगेटिव कैश फ्लो है तो उनको क्या चाहिए, कैश चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, बोरोइंग, उधार लेना या इक्विटी एक्सपेंशन करते हैं। नीडलेस टू स्टेट दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आइदर इट विल बी टर्न इनटू पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिजनेस और डाई डाउन इन अब्सेंस ऑफ कैश स्टिमुलस। या तो कंपनी पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो अपने बिजनेस में ले आए, वरना क्या है कि अगर उनको कैश स्टिमुलस नहीं मिला तो वैसे भी वो खत्म हो जाएगी। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया का, उनको कैश की बहुत जरूरत है लेकिन कैश नहीं है उनके पास, वोडाफोन आइडिया। इसमें एग्जांपल किंगफिशर का जरूर दिया है। किंगफिशर हैड निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर ईयर्स। जेट एयरलाइंस का भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, उनके पास भी कैश फ्लो नहीं था। हियर आर द फिनेंशियल ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस। तो कैश फ्लो कैसा था, मार्च 2013 नेट प्रॉफिट 4000 करोड़ के लॉस में। मार्च 2000 3000, 1500, 2400, ये लास्ट 5 साल से ये लॉस में थे। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी थी, माइनस में थी, पूरा माइनस चल रहा था, ये माइनस ही में था। ठीक है, तो ये अलार्मिंग सिग्नल होता है। द एयरलाइन वॉज बोरोइंग मनी टू पे इंटरेस्ट एस एबिट वॉज मच लोअर देन इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन फॉर सेवरल ईयर इन द पास्ट। एयरलाइन क्या कर रही थी, पैसे उधार ले रही थी अपने इंटरेस्ट पटाने के लिए। एस पॉइंट इन टाइम स्टॉप एज लेंडर रिफ्यूज टू पंप फर्दर कैश। अब जो उधार दे रहे थे वो बंद कर दिए पैसे देना। द बिजनेस डिड नॉट टर्न पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर इवन आफ्टर इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। इन्फ्यूजन होने के बाद भी बिजनेस में पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं कर पाए। तो इट शुड बी क्लियर दैट नो बिजनेस कैन रन ऑन कंटिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ बोरोइंग मनी। आप हर बार उधार लेके भी बिजनेस नहीं चला सकते। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो इससे कुछ चीजें सीखने को मिलती है, जब इतना अपन डिटेल में स्टडी करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। Whenever a business is expanding, बिजनेस को एक्सपेंड करना हो तो क्या जरूरत होती है, इट वुड नीड कैश। निगेटिव इन्वेस्टिंग कैश फ्लो आर फिनेंस थ्रू इधर पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो और एक्यूमुलेटेड पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो और पॉजिटिव फिनेंसिंग कैश फ्लो। बिजनेस दैट डिपेंड एक्सेसली ऑन बोरोड फंड फॉर एक्सपेंशन हैव टू सीन विद कॉशंस। तो जो बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए आपको उधार लेना पड़ रहा है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही उधार लेना पड़ रहा है, तो वहां पे अपन एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपने को थोड़ा सा कॉशंस रखना है। द असेट दैट अपीयर इन द बैलेंस शीट में रियलाइज लोअर देन देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से कम है उनका असेट साइज बैलेंस शीट में, एज सोन इन बैलेंस शीट, बट द लाइबिलिटी हैव टू बी मेट इन टोटल। सम ऑफ पॉइंट टू बी कीप्ड इन माइंड इन केस ऑफ कैश फ्लोज। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको याद रखिए। लुकिंग एट नेट कैश फ्लो कुड बी डिसेप्टिव। ईच ऑफ द कैश फ्लो स्ट्रीम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल हैव टू एनालाइज इंडिपेंडेंटली। तो अपने को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल जो कैश फ्लो है उसको इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस हैज टू बी फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड रिकरिंग कैश फ्लो।
नॉन रिकरिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दैट इंपैक्ट द कैश फ्लो शुड बी रिकॉग्नाइज एंड एडजस्टेड। ठीक है, इसको एडजस्ट करना है, नॉन रिकरिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को। ठीक है, एक सेकेंड ना। नोट ऑफ अकाउंट्स 8.7 नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, in addition to four statement mentioned above, company also have given a detailed notes specify their accounting policy and providing detail of information contained in four statement. Among other, it include the following. तो नोट्स टू अकाउंट कितने टाइप के? 4 टाइप्स। ठीक है, 4 स्टेटमेंट में होते हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, there are multiple way to account for an item or it is critical for an analyst to know what methodology the company has adopted to account for an item. For instance, for depreciation, company may choose straight line method of depreciation or write down value method for depreciation. ठीक है, accounting policy of company are defined in annual report, would define how that item is treated by the company. ठीक है, in other words, accounting policy are the way a company account for various item in PL statement and balance sheet. अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड एज देयर आर डिफरेंट वे ऑफ अकाउंटिंग फॉर सिंगल आइटम। अकाउंटिंग पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देयर आर डिफरेंट वे ऑफ अकाउंटिंग। एक सिंगल आइटम को अलग अलग तरीके से, कई तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिस्ट शुड नो हाउ अ बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस इज ट्रीटिंग देम दैट आइटम। तो एनालिस्ट को यह भी जानना जरूरी है कि वो जो बिजनेस है उस सिंगल आइटम को कैसे ट्रीट कर रहा है या कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज में ट्रीट कर रहा है। कंपनी आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंशन क्लियरली इफ देयर इज एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर कंपनी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अपना चेंज करती है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, उसको भी क्लियरली क्लैरिफाई करना है। इफ कंपनी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर हर साल कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रही है तो इट मे बी अ रीजन फॉर सस्पिशियंस एंड क्लोजर स्क्रूटनी ऑफ वेदर दैट कंपनी इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल। हर साल अगर कोई कंपनी अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रही है तो उसको भी सस्पिशियस और स्क्रूटनी की नजर से देखना है। कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पे। अगर किसी अगर एक नॉर्मल इंसान को भी जानना है कि भाई क्या चल रहा है, कंपनी में क्या चल रहा है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगर वो हर साल अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रही है तो यानी कि सस्पिशियस है वो कंपनी। ठीक है, मैं एक सेकंड आया, सॉरी फॉर दैट।
यस, सॉरी फॉर डिले। अब और क्या जानना है? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जानना है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज क्या है कंपनीज की? Contingent liability are liability that may be incurred by entity depending on outcome of uncertain future events. ऐसी लाइबिलिटी जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स के कारण आ सकती है, डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल है, कंपनी में बी फाइटिंग अ कोर्ट केस। कंपनी कोई कोर्ट केस फाइट कर रही है और उसमें उनको लॉस हो जाता है कंपनी को। इफ द केस इज लॉस्ट, द लाइबिलिटी आर नॉट रिकॉर्डेड इन कंपनी अकाउंट एंड जनरली रिकॉर्डेड इन द नोट टू अकाउंट। तो नोट टू अकाउंट्स में इसको नोट किया जाता है। प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज आर आउटस्टैंडिंग लॉ सूट्स, यानी कि जो केसेस आउटस्टैंडिंग है, डिस्प्यूट विद टैक्स ऑथोरिटी, टैक्स ऑथोरिटीज के साथ डिस्प्यूट है, बैंक गारंटीज जो प्रोवाइड किया है उसमें, प्रोडक्ट वारंटी क्लेम, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस और केसेस, चेंज इन फॉरेक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये सब चीजों के कारण बहुत सारे लॉस और प्रॉफिट भी होता है। कभी केस जीत भी गए तो भी प्रॉफिट है, हार गए तो भी। While most of the management would always be positive and stated that though they do not see the liability setting against them, one is always better for looking at quantum, especially in comparison to size of profit and loss statement and its balance sheet. If size of contingent liability are larger in comparison to profit and P&L statement and balance sheet of business, वन नीड टू एक्सरसाइज कॉशन वाइल एनालाइजिंग द बिजनेस। अगर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ज्यादा है P&L और बैलेंस शीट से, तो इसको एक्सरसाइज यानी कि आप एज अ एनालिस्ट अपने को इसको भी कॉशंस की नजर पे देखना है। ठीक है, मैंने नोट्स लगभग बना लिए हैं और उसका थोड़ा सा यानी कि उसको टाइप करवा रहा हूं, तो मे बी फ्राइडे तक मिल जाएगा, यानी कंप्लीट हो गया है तो मैं फ्राइडे तक दे दूंगा। लेकिन देने से पहले ना उसको अपन एक बार, जैसे अभी लाइव क्लास में रिवाइज किए हैं ना, सेम उसको भी रिवाइज करेंगे, उसके बाद मैं दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और मैं ये मानता हूं अगर आपने इस क्लास को कंप्लीटली देखा है और उसके बाद नोट्स को आप अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद जो अपन मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है, आराम से एग्जाम निकलेगा। इतना पढ़ने के बाद, इतना चैप्टर 8 को एक एक लाइन अगर अपन ने डिटेल में पढ़ा है, तो हमारा जब एग्जाम देने जाएंगे तो वो डर नहीं होगा हमारे पास, वो डर, वो फियर नहीं होगा। हमने एक एक लाइन पढ़ा है, एक एक वर्ड्स को अच्छे से समझा है। मैं ये मानता हूं मेरे हर एक स्टूडेंट एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम, सिंपली स्टेटिंग एनी असेट्स और लाइबिलिटी that does not appear on company balance sheet is an off balance sheet। ठीक है, जो कंपनी के बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता असेट्स और लाइबिलिटी, उसको ऑफ बैलेंस शीट आइटम मानते हैं। ठीक है, लोन, फॉर एग्जांपल, लोन टेकन आर पार्ट ऑफ लाइबिलिटी इन बुक ऑफ कंपनी, ऑपरेटिंग लीज which is alternative way of financing an asset in off balance sheet item. Contingent liability as defined above, also a off balance sheet item. Similarly, if company has entered into a derivative contract to trade or hedge its position, कंपनी अगर कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करती है ट्रेड और हेजिंग के लिए, तो डेट विल नॉट अपीयर ऑन बैलेंस शीट, वो भी एनुअल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता। गिवन डेट एक्सिस्टेंस टू द मेनी बिजनेस वर्ल्ड वाइड हैज बीन थ्रेटन्ड बाय डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, इट इज क्रिटिकल फॉर एनालिस्ट टू एनालाइज ऑल ऑफ बैलेंस शीट आइटम इन ग्रेट डिटेल। तो ये जो मैंने बताया, इतना एक रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है कि उस इन सब चीजों को अच्छे से चेक करना। अब ये जो पॉइंट है 8.8, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड व्हाइल लुकिंग एट फिनेंशियल्स। फिनेंशियल स्टेटमेंट को जब अपन देख रहे हैं फिनेंशियल्स को, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपने को क्लियरली अच्छे से समझना है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैन बी इंटिमिडेटिंग इफ द टर्मिनोलॉजी इज नॉट नोन।
देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने को नया लगेगा जब आप उसकी टर्मिनोलॉजी अपने को नहीं पता है। हाउ एवर द सेम नंबर बीन एडिक्टिव इफ लैंग्वेज इज अंडरस्टूड। लेकिन अगर अपने को पता है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। नंबर कैन बी मेड टू लुक गुड बाई मेकिंग अजप्शन और बाई क्रिएटिंग अकाउंटिंग। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर इन नोट टू अकाउंट आर वेरी यूजफुल पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। तो जो ऑडिटर्स का क्वालिफिकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। Change in accounting period can lead to confusion while comparing previous year number. Similarly, one of item can be increase or decrease profit if there are not studied properly. अब अकाउंटिंग का जो नंबर्स है, अकाउंटिंग पीरियड अगर उसको चेंज कर दें तो वो भी तो कंफ्यूजन करेगा ना, तो उसको भी देखना है। तो उसके कारण हमारा जो एनालिसिस है वो भी चेंज हो जाता है। Consistent performance year after year is what is best for the investor. A company which continue to grow in sale, कंपनी के ग्रो हुआ है, सेल में इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट में इंक्रीज, नेटवर्थ, डेप्थ कम हुआ है, इंप्रूव मार्जिन ज्यादा बढ़ी है, फाइनली इंप्रूव रिटर्न और RONW, रिटर्न और नेटवर्थ फॉर द इन्वेस्टर इज वन विच विल क्रिएट वैल्यू ओवर द लॉन्ग टर्म। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। इंक्रीज प्रॉफिट, ग्रोथ इन सेल्स, इंक्रीज इन नेटवर्थ। अब 8.9 क्या है? रीडिंग ऑडिट रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग। अ कंपनी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंट। तो कंपनी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है अकाउंट्स बनाने के लिए। द ऑडिटर वेरीफाई द अकाउंट। ऑडिटर क्या करता है? उसको वेरीफाइड करता है टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंटिंग। तो वेरीफाई में क्या क्या देखता है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट किया गया है वो फेयर है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। ट्रू एंड फेयर दोनों याद रखिएगा, वो ट्रू एंड फेयर। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑडिटर ओपिनियंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम। तो ऑडिटर के ओपिनियंस कैसे होते हैं? जैसा मैनेजमेंट अपने अकाउंट्स प्रोवाइड करती। द नेचर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इज सच दैट ऑडिटर वुड नॉट बी एबल टू वाउच फॉर एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग। Several factors are responsible for that. Firstly, the amount of transaction that happen in company is significantly large. तो जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, अमाउंट जो बहुत बड़े अमाउंट के हैं, लार्ज अमाउंट है उसका। Thus, it is impossible for auditor to check whether all the transaction were completely or accurately account. तो ऐसे में क्या होता है कि इम्पॉसिबल हो जाता है ऑडिटर के लिए कि ट्रांजेक्शन कंप्लीटली एक्यूरेट है, कंप्लीट है या एक्यूरेट दोनों है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें होती है। Therefore, auditor verify whether company has adequate control system in place to prevent major issue in correct or accurate capturing and recording a genuine transactions. तो ऑडिटर क्या वेरीफाई करता है कि कुछ ज्यादा बड़े इशू ना हो जाए। जैसे आपने सुना होगा कि इस कंपनी ने इतने पैसे कहीं और दूसरे काम में लगा दिए या मिस यूज किया फंड का। तो इसमें करेक्टली एंड एक्यूरेटली कैप्चरिंग एंड रिकॉर्डिंग अ जेन्युइन ट्रांजेक्शन। Once they are satisfied, they check whether these control system were properly implemented. After they are satisfied with working on control system, they assess whether the company has followed all accounting standard and principle in measuring and disclosing the line item. तो ऑडिटर ये भी देखता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल को। ठीक है। Based on their assessment, they provide their report which can fall under any of the following category. पहला होता है क्लीन रिपोर्ट। ऑडिटर जो देता है क्लीन रिपोर्ट देता है। अ क्लीन ओपिनियन गिवन वेदर ऑडिटर हैव नो इश्यू विद द रिपोर्ट। ऑडिटर को कोई इशू नहीं है तो क्लीन रिपोर्ट देता है। टिपिकली द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ क्लीन रिपोर्ट इज फेयरली स्टैंडर्ड एंड दे मोस्ट टुक द सेम अक्रॉस कंपनीज और सर्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन लाइन विद कंपनी। ऑर्डर में वेरी। तो स्टैंडर्ड होता है जो कंटेंट देते हैं, फॉर्मेट होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपनी क्लीन रिपोर्ट देते हैं। सेकंड, डिस्क्लेमर। ऑडिटर प्रोवाइड डिस्क्लेमर
when they are not unable to verify any part of the financial on account of non availability of it. तो डिस्क्लेमर कहां पे देते हैं? जहां पे उनको इंफॉर्मेशंस नहीं मिली अकाउंट्स में या वेरीफाई नहीं कर पाए, तो उस टाइप की चीजों में वो लोग डिस्क्लेमर देते हैं कि हमको इसमें इंफॉर्मेशंस नहीं मिल पाई। और होता है क्वालिफाइड रिपोर्ट। A qualified report is given when the auditor are convinced that the whole part of the financial statement do not reflect true or fair value. तो क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होता है? जहां ऑडिटर कन्विंस रहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही और फेयर वैल्यू नहीं दे रहा है, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। This may arise when auditor disagree with accounting policy being followed by company, or if they believe that there are some other serious discrepancy in financial statements. तो यानी कि पूरा डिसएग्री है अकाउंटिंग पॉलिसी से, कंपनी में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट देते हैं। In the case of disclaimer of opinions and qualified report, auditor would elaborate on the reason for providing such a report. While reading the financial statement, the analyst should go through the auditor report to check whether the auditor have had any reservations. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब एनालिस्ट चेक करते हैं तो ऑडिटर रिपोर्ट को भी चेक करते हैं कि उन्होंने कोई ऐसे पॉइंट तो क्लेम नहीं किए हैं ना, क्लीन रिपोर्ट, डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ सर? कोई एनी क्वेश्चन यहां तक? ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइजिंग यूजिंग रेशोज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी यूज्ड फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। However, the information on its own may not be mean a lot unless we juxtapose it with some extra data. तो ये रेशोज से कैसे इसको एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। जैसे यहाँ दिया है, भारतीय एयरटेल अर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47.62 बिलियन ड्यूरिंग 2019. This number look fairly large. If we compare this number with revenue 807.8 billion, the operating profit look relative very small. तो प्रॉफिट तो इतना बड़ा दिया है, लेकिन इसकी रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट दिख रहा है बहुत स्मॉल दिख रहा है। सिमिलरली, इफ वी कंपेयर द प्रॉफिट number with interest expense of over 110 billion, it become clear that their profit was way too inadequate to even service the interest expense. ठीक है, प्रॉफिट तो इन्होंने इतना दिया, लेकिन इंटरेस्ट में एक्सपेंस कितना है? 110 बिलियन। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 47.62 बिलियन। तो पूरा तो पैसा इंटरेस्ट पेड करने में चला गया, तो बचा क्या अपने पास? Thus comparing a financial line item with another related data point can provide better significance than reading the number on its own. This is where ratio analysis becomes useful. ठीक है, ratio analysis involves expressing one financial statement line item as percentage or as multiple of another related line items. पहला होता है रेशो एनालिसिस इज डन फॉर फॉलोइंग 3 पर्पस। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव रेशो एनालिसिस हेल्प अस ऐड मोर पर्सपेक्टिव व्हाइल डिस्क्राइबिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट instead of merely saying that Bharti Airtel earned a operating profit of 47 billion. It would help to add that operating profit is 5.8% of the revenue. ठीक है, तो कितना है रेवेन्यू का? 5.8% ही प्रॉफिट है। इट गिव द रीडर द सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। सेकेंड, डायग्नोस्टिक स्टडी। डायग्नोस्टिक एनालिसिस हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट वर्क और फेल टू वर्क फॉर अ कंपनी। For instance, Bharti Airtel experienced a revenue decline of over 2%.
its EBITDA declined by 14%. An analyst may need to identify reason for disproportionate fall in revenue. In such case, रेशो एनालिसिस हेल्प. तो प्रॉफिट रेवेन्यू 2% गिरा, एबिटा 14% गिरा, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? रेशो एनालिसिस का यूज करते हैं. इसको याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं ना. In the exhibit below, the analyst computed all expense as a percentage of revenue. When computed, it is very clear that biggest reason for disproportionate fall in the network operating expense as percentage of sale went up significantly compared to previous financial year. Thus, we know that main reason of fall EBITDA is network operating expense, which seem to moving up independent of sales. तो रेशो एनालिसिस में देखिए क्या क्या दिया है. रेवेन्यू 18-19 का, अदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू, नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सेस चार्ज, लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम फीस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस. तो एबिटा कितना आया? इतना 3,03,279 या 261,101. यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना हुआ? एनालिसिस में ग्रोथ रेट देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ माइनस, एबिटा ग्रोथ -13. तो एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सेस चार्ज, लाइसेंस फीस, एम्प्लॉय बेनिफिट. तो रेवेन्यू के परसेंटेज में इसको निकाले अपन ने, है ना. एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो जितना रेवेन्यू था अपना टोटल रेवेन्यू, उसमें से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये परसेंट में आ जाता है. ठीक है, इसको अभी डिटेल में करेंगे अपन नेक्स्ट एक दो क्लासेस में. प्रेडिक्टिव एनालिसिस, रेशो एनालिसिस हेल्प अस study the behavior of data which can help us make a assessment of future. Although 2 of the year of data is inadequate to do a thorough study, we can get some initial assessment of the behavior of various expenditure of Bharti Airtel by comparing the ratio of 2 years. तो 2 साल्स का एक्सपेंडिचर्स को रेशो एनालिसिस से कंपेयर करेंगे. ठीक है. When we compare the number, most of the expenditure item have remained more or less constant as percentage of sale. This indicates that expenditure are likely to move in direction of sale. However, network operating expense has significantly gone up as percentage of sale. When sale decline, this indicates that expense are largely fixed in nature and are thus independent of sale. As mentioned, merely comparing 2 years of data is inadequate to do a proper assessment. Larger data set would help us increase our confidence in the analysis. However, with our initial assessment, we can now do some rudimentary forecast of expenditure. We understand what is likely to be the revenue for next year. ठीक है. तो कॉमनली यूज्ड रेशोस क्या है? यहाँ पे दिया है, इसको याद रखिएगा. An analyst may compute study different ratio based on nature of the company and their objective of study. Quite often, analysts also study non-financial operating metrics such as capacity utilization rate and occupancy rate. The only thing that an analyst need to ensure while working with ratio is that two number being compared should be related in some way. Comparing completely unrelated number provide little to no insight. Having said that, there are some common ratios that are often used in financial analysis and they are discussed above. तो पहला है profitability ratio. Profitability ratio define how profitable the operation of company are on per rupees of sales. तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए के सेल्स में, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी. It is evident that if industry is very competitive or there are pricing pressure on business, जिसमें ज्यादा कंपटीशन होता है और प्राइसिंग प्रेशर ज्यादा होता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी विल सफर. However, if business is unique with significant entry barriers
और इफ इट इज अ इनिशियल एंट्रेंट इन सनराइज इंडस्ट्री, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस वुड बी हाई। और ऐसे बिजनेस जिसमें एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं और आपने इनिशियल में एंट्री लिया है उसमें, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। A very high level of profitability will not sustain over a long period. With new entrant and competition, revenue and profit will moderate. जैसे जैसे न्यू 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 कंपनीज खुलती जाती है या न्यू एंट्रेंट आते हैं, तो प्रॉफिट आपकी कम होते जाएगी। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी कैन इवेल्यूट एट ईच लेवल ऑफ पीएल स्टेटमेंट। द टू मेन पैरामीटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आर एबिटा मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, पैट मार्जिन। ये तीन याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो एबिटा मार्जिन क्या होता है? एबिटा डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है, एबिटा डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो नेट सेल्स जैसे अपन करेंगे तो अपना एबिटा मार्जिन निकल आता है। This ratio is useful in finding out profitability of company purely based upon its operation and direct cost. It is calculated at, तो EBITDA margin निकालना है तो EBITDA divided by net sales. A firm with higher EBITDA margin indicate it is able to operate with greater efficiency than other peer group. जिसका EBITDA margin जितना ज्यादा होगा उसकी उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी अदर पीयर ग्रुप कंपनी से। EBITDA margin are useful to in identify profitability trend in a industry since it is not affected by depreciation policies, funding decision and taxation rate of the company. In case of Bharti Airtel, EBITDA margin कितनी थी? 32.2%। तो कैसे निकाले इसको? EBITDA है 261,101 और नेट सेल, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 440 बेसिस पॉइंट लोअर देन 36.66 फॉर 2018। तो 2018 में 36 था, अभी 32 है, ठीक है। सेकेंड होता है पैट मार्जिन। शेयर होल्डर ऑफ बिजनेस गेट देयर ड्यू ओनली एट द एंड। जो ड्यू रहता है शेयर होल्डर्स का वो आखिरी में मिलता है। आफ्टर पेइंग ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, दे वुड लाइकली टू नो हाउ मच द बिजनेस जनरेटेड बाय कंपनी एक्चुअली कम देयर वे। इट इज फाउंड बाय कैलकुलेटिंग पैट मार्जिन। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल। A firm with higher ratio is seen as more efficient in managing cost and earning profit, and a trend of earning increasing margin means improving profitability. तो पैट मार्जिन कितना है भारतीय एयरटेल का? तो 16,875 डिवाइडेड बाई सेल्स फॉर 2018, तो 2.1% आया, ठीक है।